नमस्कार। आज हम पावर बीआई के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात कर रहे हैं, पावर क्वेरी एडिटर। हमारे पास जो जानकारी है वो इसे डेटा तैयार करने की, समझ लीजिए एक तरह की डेटा किचन या वर्कशॉप बताती है। हाँ, बिल्कुल। ये एनालॉजी काफ़ी अच्छी है। सोचिए, डेटा अक्सर कच्चा आता है, बिखरा हुआ, अलग-अलग जगहों से। पावर क्वेरी का काम है उसे साफ करना, संवारना, एक शेप देना। ताकि उस पर भरोसा करके आगे विजुअलाइजेशन और विश्लेषण हो सके। सही कहा। एग्जैक्टली। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये डेटा को मतलब देने की, उसे इस्तेमाल लायक बनाने की पहली और शायद सबसे ज़रूरी सीढ़ी है। तो चलिए इस डेटा किचन में थोड़ा अंदर चलते हैं। पहला कदम तो सामग्री यानी डेटा लाना होगा। हम्म। सोर्सेज बताते हैं कि गेट डेटा बटन है, उससे हम एक्सेल, एसक्यूएल, वेब, सीएसवी कई जगहों से डेटा ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो पहला पॉइंट है, डेटा इंपोर्ट करना। हम्म। और जैसे ही डेटा आता है ना, हम्म। वहीं से सफाई का काम शुरू हो जाता है। कई बार होता है कि ऊपर कुछ फालतू की पंक्तियां होती हैं, हेडर्स वगैरह, या एकदम खाली रो, हाँ होती हैं। तो उन्हें हटाना पड़ता है। हम्म। उसके लिए रिमूव रोज जैसे ऑप्शंस हैं। अच्छा। फिर कॉलम के नाम, हम्म। कई बार वो ऐसे होते हैं कि समझ ही नहीं आते, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, तो उन्हें सही समझने लायक नाम देना। हाँ ये तो जरूरी है। और बहुत जरूरी, डेटा का टाइप चेक करना। कोई नंबर टेक्स्ट की तरह तो नहीं आ गया, या तारीख सही फॉर्मेट में है। ओहो हाँ, ये बड़ी दिक्कत होती है कई बार। बिल्कुल। और फिर नल या खाली वैल्यूज, उन्हें कैसे हैंडल करना है। किसी डिफॉल्ट वैल्यू से बदलना है, या पूरी रो हटानी है, या कुछ और भरना है। ये सब शुरू में ही तय करना होता है। अच्छा, ये तो हुई मतलब मोटी मोटी सफाई। हाँ। लेकिन टेक्स्ट डेटा में भी तो कई बार अंदरूनी दिक्कतें होती हैं, जैसे शब्दों के आगे पीछे फालतू स्पेस। हाँ हाँ, बिल्कुल। उसके लिए भी फंक्शंस हैं। ट्रिम है जो शुरू और आखिर के स्पेस हटाता है। अच्छा। और एक क्लीन फंक्शन भी है। हाँ? वो क्या करता है कि कई बार ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो दिखते नहीं हैं, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, हाँ। पर वो दिक्कत करते हैं। अच्छा। क्लीन उन्हें हटा देता है। हाँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर डेटा क्वालिटी के लिए बहुत अहम है। सही बात है। तो डेटा साफ हो गया, अब उसे सही आकार देना, मतलब शेपिंग। जैसे एक कॉलम है पूरा नाम, उसे पहला नाम और आखिरी नाम में तोड़ना। हाँ बिल्कुल। उसके लिए स्प्लिट कॉलम का फीचर है। आप बता सकते हैं कि किस आधार पर तोड़ना है, स्पेस, कॉमा या कुछ और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे शहर और राज्य को मिलाकर एक बनाना। हाँ, वो मर्ज कॉलम से होता है। ओके। आप चुन सकते हैं कि किन कॉलम्स को मिलाना है और उनके बीच सेपरेटर क्या रखना है, जैसे कॉमा या स्पेस। ओके। और अगर डेटा को ग्रुप करना हो, जैसे मान लीजिए हर रीजन की टोटल सेल्स देखनी है, तो उसके लिए ग्रुप बाय है। आप बताएंगे कि किस कॉलम के आधार पर ग्रुप करना है, जैसे रीजन, और फिर आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे सेल्स का सम। ये सीधे सीधे वहीं पर एग्रीगेशन कर देता है। ये तो काफी हैंडी है। और स्रोत में पिवट और अनपिवट का जिक्र था, उन्हें बहुत शक्तिशाली बताया गया है। वो क्या चीजें हैं असल में? हाँ, वो वाकई बहुत पावरफुल हैं। वो डेटा के स्ट्रक्चर को, मतलब उसके लेआउट को पूरी तरह बदल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास डेटा ऐसा है जिसमें हर महीने की सेल का अलग कॉलम है, जैन सेल्स, फेब सेल्स, मार्च सेल्स। ये चौड़ा फॉर्मेट है, वाइड फॉर्मेट है। हाँ होता है ऐसा। अब अगर आपको ट्रेंड देखना है तो ये फॉर्मेट ठीक नहीं है। अनपिवट कॉलम्स क्या करेगा, इन सारे महीनों के कॉलम्स को दो कॉलम में बदल देगा, एक मंथ कॉलम और एक सेल्स कॉलम। ये लंबा फॉर्मेट हो गया। अच्छा, तो सारा सेल्स डेटा एक ही कॉलम में आ गया। हाँ, और महीना दूसरे कॉलम में। इससे टाइम सीरीज एनालिसिस या चार्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है। पिवट इसका ठीक उल्टा करता है, लंबे फॉर्मेट से चौड़े फॉर्मेट में ले जाता है। समझ गई। ये तो वाकई डेटा को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। फिर एक और चीज थी कस्टम कॉलम्स, अपनी तरफ से कुछ नया कॉलम जोड़ना। हाँ, ये भी बहुत काम की चीज है। मान लीजिए आप एक रूल के आधार पर कोई नया कॉलम बनाना चाहते हैं, जैसे अगर सेल 10,000 से ज्यादा है तो उसे हाई वैल्यू का टैग देना है, वरना रेगुलर। अच्छा। तो आप ऐड कॉलम टैब में जाकर कस्टम कॉलम चुनेंगे और एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे स्रोत में दिया था, इफ सेल्स 10,000 देन हाई वैल्यू, एल्स रेगुलर। तो ये हम विश्लेषण से पहले ही डेटा में एक तरह की इंटेलिजेंस जोड़ है। बिल्कुल। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, टेक्स्ट मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कंडीशनल लॉजिक लगा सकते हैं। काफी फ्लेक्सिबल है। और ये सब जो हम क्लिक करके कर रहे हैं, रो हटाना, कॉलम स्प्लिट करना, कस्टम कॉलम बनाना, ये सब कहीं रिकॉर्ड हो रहा है,
आपने एम कोड का जिक्र किया था। हाँ, यही पावर क्वेरी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। आप यूआई में जो भी स्टेप लेते हैं, पावर क्वेरी उसके पीछे उसका कोड लिखता जाता है। ये कोड एम लैंग्वेज में होता है। तो क्या हमें एम कोड सीखना जरूरी है? जरूरी नहीं है, खासकर शुरू में। आप बिना कोड देखे भी सारा काम कर सकते हैं। लेकिन आप एडवांस्ड एडिटर में जाके ये पूरा कोड देख सकते हैं। ये एक तरह से आपकी पूरी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की रेसिपी है। अच्छा, रेसिपी की तरह। हाँ, हर स्टेप वहाँ लिखा होता है। कभी कुछ गड़बड़ हो जाए या आप कुछ बदलाव करना चाहें या बस समझना चाहें कि क्या क्या हुआ है, तो वो कोड देखना बहुत मददगार हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये स्क्रिप्ट सेव हो जाती है। अगली बार जब आप डेटा रिफ्रेश करेंगे तो पावर क्वेरी ये सारे स्टेप्स अपने आप फिर से चला देगा। ओह, मतलब ये पूरी मेहनत एक ही बार करनी है। बिल्कुल, ये ऑटोमेशन और कंसिस्टेंसी लाता है। हर बार डेटा उसी तरह साफ और तैयार होके मिलेगा। वाह, ये तो जबरदस्त है। तो जब ये सारी सफाई, शेपिंग और कस्टम कॉलम वगैरह का काम हो गया, डेटा बिल्कुल तैयार है, तब क्या? तब बस एक बटन दबाना है, क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई? हाँ, पावर क्वेरी एडिटर बंद हो जाएगा और जो डेटा आपने तैयार किया है वो पावर बीआई के मेन मॉडल में लोड हो जाएगा। अब वो डेटा विजुअल्स बनाने के लिए, डैशबोर्ड बनाने के लिए एकदम रेडी है। तो हमने देखा कि कैसे पावर क्वेरी एडिटर एक अस्त-व्यस्त कच्चे डेटा को लेता है, हाँ, और उसे एक साफ सुथरे, संरचित और मतलब विश्लेषण के लिए पूरे तरह तैयार डिश में बदल देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वाकई डेटा की दुनिया में एक बहुत बड़ा मददगार टूल है ना? और ये सोचने वाली बात भी है कि जब हम डेटा को शुरू में ही इतनी मेहनत से, इतने अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो क्या इसका असर हमारे बाद के विश्लेषण पर पड़ता है? क्या हम ज्यादा गहरे सवाल पूछ पाते हैं? शायद विश्लेषण की दिशा और उसकी गहराई कहीं ना कहीं इसी शुरुआती तैयारी में तय हो जाती है। इस पर सोचा जा सकता है।